गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। आज हम बुक थिंक एंड ग्रो रिच जो कि नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई है उसका 9th चैप्टर जिसका नाम है पावर ऑफ मास्टरमाइंड, उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द पावर ऑफ मास्टरमाइंड? इट्स अ 9th स्टेप टुवर्ड्स richness. Power is required or essential for accumulation of riches. और जो प्लान्स होते हैं उसको प्राप्त करने के लिए रिचनेस को, वो अपने आप में इनर्ट होते हैं। दे आर यूजलेस विदाउट द पावर टू ट्रांसलेट इट इनटू एक्शन। पावर के बिना जो अपने के प्लान हैं आप उनको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, और जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे तो आप जो चाहते हैं ज़िंदगी में वो प्राप्त नहीं कर सकते। और एक इंसान जो है अपनी पावर को कैसे अटेन करे, उसको कैसे अप्लाई करे, लेट अस डिस्कस। उससे पहले पावर क्या है? पावर में बी डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड इंटेलिजेंट डायरेक्टेड नॉलेज। नॉलेज जो है उसको इंटेलिजेंटली चैनलाइज करके एग्जीक्यूट करना, दैट इज़ द पावर। सो पावर इज़ ऑर्गेनाइज्ड effort sufficient to enable a person to convert his burning desire into its monetary equivalent। और इसको जो ऑर्गेनाइज एफर्ट्स हैं इसको किस तरह से एग्जीक्यूट किया जा सकता है, दैट इज़ बाय 2 men or more than 2 men forming a mastermind alliance. So here comes the role of mastermind alliance. So रिचनेस को प्राप्त करने के लिए और उसको रिटेन करने के लिए पावर की ज़रूरत पड़ती है। अगर पावर जो है एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है तो इसको अचीव कैसे किया जा सकता है? तो इसमें ऑथर ने 3 स्टेप्स दिए हैं जिसके थ्रू ये जो है पावर अचीव की जा सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। जो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है ये जो हमारी हेल्प कर सकती है थ्रू क्रिएटिव इमेजिनेशन। और ये क्रिएटिव इमेजिनेशन जो है ये थ्रू हमारे सबकॉन्शियस माइंड वी कैन अचीव दैट। सेकंड इज़ कम्युलेटेड एक्सपीरियंसेस। ये जो कम्युलेटेड एक्सपीरियंसेस हैं ये हमारे जो बुक्स हैं जो लाइब्रेरीज़ में पढ़ी हुई हैं या हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ाए जाते हैं, तो दैट इज़ द फॉर्म ऑफ कम्युलेटेड एक्सपीरियंसेस जो कि रिटन डाउन की गई हैं पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे। सो दीज आर क्लासिफाइड एंड ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ बुक्स। Third is experiments and research. So in the field of science, experiments and research जो होती हैं उनसे नए नए फैक्ट्स एंड डाटा इकट्ठे किए जा रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे, और उसको ऑर्गेनाइज करके उससे बेनिफिट उठाया जाता है, उसको पावर में कन्वर्ट किया जाता है। और अगर ये हेल्पफुल नहीं होता है तो ऑब्वियस है तो फिर हमारी जो क्रिएटिव इमेजिनेशन है उसकी हेल्प लेनी पड़ती है। सो नॉलेज जो है उसको रिचनेस में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू टेक एक्शन, एंड for that action you have to plan, organize, execute, and then have the persistence. Finally you will achieve the final result. इसमें इंसान को जो एक और लोगों को इंड्यूस करना पड़ता है टू गेन द पावर, या यूँ कह लीजिए नॉलेज गेन करने के लिए दूसरे लोगों की हेल्प लेनी पड़ती है, और इसको फिर वो अपनी पावर में कन्वर्ट कर लेता है इन अ ऑर्गेनाइज्ड वे।
through execution of plan and leading to subsequent the results. What are the results? These are the finally monetary equivalents. पावर जो है मास्टरमाइंड के थ्रू ही गेन की जा सकती है, और इसमें जो कोऑर्डिनेशन ऑफ नॉलेज एंड एफर्ट है अलॉन्ग विद द स्पिरिट ऑफ हार्मनी होती है दो और दो से ज़्यादा बंदों की, और इनमें दो से ज़्यादा बंदे जो हैं काम करते हैं इन अ स्पिरिट ऑफ हार्मनी टू अटेन ए डेफिनेट गोल और डेफिनेट डिज़ायर। और कोई भी इंसान ज़िंदगी में विदाउट दिस मास्टरमाइंड अलायंस जो है, इसके बिना कह लीजिए पावर जो है अचीव नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे मास्टरमाइंड अलायंस की जो अहमियत है, जो उसकी इम्पोर्टेंस है, ऑथर ने डिस्कस की है या डिस्प्ले की है। और जो पिछले चैप्टर्स हैं उसमें ऑथर ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि कैसे डिज़ायर को डेफिनेट जो है मॉनेटरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, बर्निंग डिज़ायर की, प्लान की, एग्जीक्यूशन की, परसिस्टेंस की, और मास्टरमाइंड अलायंस की। अगर ये सारे स्टेप्स हम फॉलो करते हैं तो जो हमारी जो जॉब है मोर देन हाफ डन हो जाती है बिफोर इवन वी स्टार्ट द प्रोसेस। हम जो मास्टरमाइंड अलायंस के जो इंटेंजिबल पावर्स हैं उसको प्रॉपरली जो है दो तरीके से उसको देखते हैं, उसके करैक्टरिस्टिक्स को। एक तो हैं इकोनॉमिक इन नेचर होते हैं, दूसरे साइकिक इन नेचर होते हैं। जो इकोनॉमिक नेचर है वो तो है ऑब्वियसली वी कैन डिसाइड, वी कैन से दैट इज़ द फाइनेंशियल पार्ट ऑफ गेन। और जो साइकिक फेज़ है दैट इज़ मच डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ये जो इंसान है उसकी अंडरस्टैंडिंग के परे होता है एक नॉर्मल इंसान के, क्योंकि इसमें स्पिरिचुअल पावर्स इन्वॉल्व होती हैं और वो इंटेंजिबल होती हैं, जो कि नॉर्मल इंसान की समझ के परे होती हैं, क्योंकि उसको एक नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग है उसको इन चीज़ों के साथ उसका जनरली कह लीजिए वेल वर्स्ड नहीं होता है। और जो दो कह लीजिए ब्रेन्स हैं, टू माइंड्स हैं, और वो विदाउट क्रिएटिंग एन इनविजिबल इंटेंजिबल फोर्स तब तक इकट्ठे नहीं होते हैं और तब तक उनका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है जब तक वो तीसरे थर्ड माइंड को इफेक्ट नहीं करते हैं। और इसमें ऑथर ने कहा है कि जो यूनिवर्स है उसमें देर आर टू एलिमेंट्स, वन इज़ द एनर्जी, द अनदर इज़ मैटर। मैटर जो है वो बना हुआ है मॉलिक्यूल्स का, मॉलिक्यूल्स से आगे बने हुआ है एटम्स का, एटम्स के आगे फिर इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनको आगे फिर उनको फिर कह लीजिए उनको ब्रेक डाउन करके उनकी आगे स्टडी की जा सकती है। और इसी तरह से जो एनर्जी है ये भी आगे यूनिट्स की, बहुत छोटे छोटे यूनिट्स की आगे बनी हुई है। और इसके बाद जो ह्यूमन माइंड जो है इट्स फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसमें एक पार्ट जो है उसका स्पिरिचुअल है, और जब कह लीजिए दो इंसानों के माइंड्स इकट्ठे होते हैं और वो एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए मूव करते हैं, तो क्या होता है कि उनकी जो स्पिरिचुअल यूनिट्स ऑफ एनर्जी है वो कंबाइन होती है, वो अट्रैक्ट होती है आपस में, तो और वो जो है साइकिक फेस ऑफ मास्टरमाइंड बनाती है।
सो इसके बाद फिर जो ये एनर्जी है, इसका फ़ायदा सारे मास्टरमाइंड लाइन्स के जो मेंबर्स हैं वो उठाते हैं। और ये जो प्रिंसिपल है इकोनॉमिक नेचर, जो हमने बताया इकोनॉमिक नेचर होती है, एक साइकिक नेचर होती है इसकी। तो जो इकोनॉमिक फीचर जो है इसका एमएमए का, मास्टरमाइंड लाइन्स का, वो जो ऑथर है नेपोलियन हिल को, इसका जो इसकी नॉलेज जो एंड्रू कार्नेगी थी, उन्होंने 20 साल पहले उनको इसका कह लीजिए एक झलक दिखाई, या इसके बारे में थोड़ा इनडायरेक्टली इसके बारे में बताया, समझाया। और इसके बाद ही फिर उन्होंने डिसाइड किया, अपना ज़िंदगी का एम बनाया इस बुक को लिखने के लिए। और एंड्रयू कार्नेगी ने अप्रॉक्सीमेट 50 जो कह लीजिए उनके कॉलीग्स कह लीजिए, या उनके फ्रेंड सर्कल में कह लीजिए जेंटलमैन्स थे, जिनको उन्होंने अपने मास्टरमाइंड लाइन्स में रखा हुआ था। और वो उनको हमेशा अपने साथ रखते थे, क्योंकि उनके सपोर्ट से ही वो इतना बड़ा अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा कर पाए। अदरवाइज़ ये कभी भी पॉसिबल ना हो पाता। सो यहाँ से मास्टरमाइंड लाइन्स और उसकी जो पावर का है, यहाँ से पता चलता है कि कैसे उन्होंने ये अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। और ये जो जितने भी हिस्ट्री में बिग फॉर्च्यून लोगों के पास हुई है, उन्होंने कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली जो है मास्टरमाइंड अलायंस के जो प्रिंसिपल्स हैं या इनकी अलायंसेस का जो है फ़ायदा उठाया है। चाहे वो उनकी नॉलेज में था, चाहे वो नॉलेज में नहीं था, बट दे हैव टेकन द एडवांटेज ऑफ दिस एमएमए। और इसके बिना कोई और तरीका नहीं है बिग फॉर्च्यून अटेन करने का लाइफ में। और जो एनर्जी है ये बिल्डिंग ब्लॉक है नेचर का। और ये जो इससे जो है इंसान, जानवर, नॉन लिविंग थिंग्स, जितना कुछ भी हम देख रहे हैं वो सारा कुछ जो है इसी एनर्जी से बना हुआ है। These are the building blocks available to man in the form of thinking। और ये जो एनर्जी है, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी कह लीजिए इंसान को प्राप्त हैं। और ये जो ह्यूमन ब्रेन है, इसको ऑथर ने कंपेयर किया है विद बैटरी। एक बैटरी जो है उसमें पावर होती है, और उसकी पावर जो है वो डिपेंड करती है उसमें कितनी उसमें सेल्स हैं और उसका कितना बड़ा साइज़ है। और एक जो नंबर ऑफ़ बैटरीज अगर इकट्ठी होती हैं तो वो मोर पावर सप्लाई करती हैं, या मोर पावर उनसे मिलती है एज़ कम्पेयर टू ए सिंगल बैटरी। सो इस एग्ज़ाम्पल को उसने रिलेट किया है मास्टरमाइंड लाइन्स के साथ। जैसे एक इंसान है, उसकी जो एक पावर है माइंड की, वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू द मास्टरमाइंड लाइन्स। क्योंकि मास्टरमाइंड लाइन्स में नंबर ऑफ़ माइंड्स हैं, उनकी अलग अलग एनर्जीज़ हैं, तो वो जब ऐड ऑन होती हैं तो एक ऐड ऑन होने के बाद एक वो बड़ा रूप ले लेती हैं। जैसे कि जब नंबर ऑफ़ बैटरीज़ जो हैं हम इकट्ठी करती हैं तो उनकी पावर बढ़ जाती है। उसी तरीके से जो है मास्टरमाइंड लाइन्स में इंसान जब एक से ज़्यादा हो जाते हैं तो उसका बेनिफिट यही होता है कि उनकी जो पावर है बढ़ जाती है। और इस एनर्जी का फिर फ़ायदा जो है अकेला इंसान या उसमें से एक मेंबर नहीं, उसका फ़ायदा सारे मेंबर्स को होता है, चाहे वो एक हैं, चाहे दो हैं, चाहे वो 5 का ग्रुप है मास्टरमाइंड लाइन्स। इसमें हेनरी फोर्ड का जैसे एग्जांपल दिया है, उसने अपनी लाइफ बड़ी पॉवर्टी, लिटरेसी, इग्नोरेंस से स्टार्ट की, लेकिन 10 साल में ही उसने अपने जो थे हैंडीकैप्स थे उसके, लैक ऑफ नॉलेज के, वो सारे कवर अप कर लिए, और विद इन 25 ईयर्स वो बिजनेस टाइकून बन गया था। और इसमें मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है समझने वाला कि जब वो थॉमस अल्वा एडिसन के साथ उसकी फ्रेंडशिप हुई,
तो कैन यू बिलीव दैट कि उसके बाद उसने इतनी ज़्यादा इन्वेंशंस की कि उससे पहले उसने उतनी इन्वेंशंस नहीं की थी। और इसका कारण यही था कि उसकी जो मास्टरमाइंड अलायंस थी इसके साथ, थॉमस एल्वा एडिसन के साथ, वो उसके रिज़ल्ट की वजह से था। उन दोनों की पावर ऐड अप हो गई माइंड्स की, और उसकी ऐड अप होने की वजह से उन्होंने जो है नई नई इन्वेंशंस और करनी शुरू कर दी, स्पीड अप कर दी। और उसकी वजह से ही फाइनली जो है दोनों को फ़ायदा हुआ, और दोनों ने अपने बिजनेस एम्पायर खड़े कर दिया और बहुत सारी रिचनेस को प्राप्त किया उन्होंने अपनी लाइफ में। और इसी तरह से जो है हेनरी फोर्ड ने और 3-4 जेंटलमैन थे, जैसे कि मिस्टर हार्वे फायरस्टोन थे, जॉन बरो थे, लूथर बर्बैंक थे, अलॉन्ग विद मिस्टर एडिसन। इन 4-5 बंदों को उन्होंने अपने मास्टरमाइंड लाइंस में अलॉन्ग विद अदर पर्सन्स रखा, और इन सभी के माइंड्स का जो पावर था उसका बेनिफिट लेते हुए अपनी रिचनेस को प्राप्त किया। और इसमें एक एग्जांपल और दी है ऑथर ने महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी ने 200 मिलियन पीपल्स का जो कह लीजिए उनके माइंड पावर थी उसका उनका फ़ायदा उठाया, उनको कह लीजिए उनकी एनर्जी को यूटिलाइज़ किया, उनकी जो वाइब्रेशनल एनर्जी थी थॉट्स की, उनको सिंक्रोनाइज करके जो एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट चलाई और फाइनली उसको अचीव किया। So this is another example of power of this mastermind lines. इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इन प्रोवाइडिंग पावर टू 2 और मोर देन 2 ब्रेन्स जो हैं कंबाइंड इन देयर वाइब्रेशन एनर्जीज इन मास्टरमाइंड लाइंस। क्योंकि मास्टरमाइंड लाइंस में जो वाइब्रेशन एनर्जीज जो ब्रेन्स की होती हैं, अलॉन्ग विद इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो है, जब ये सारे सिंक्रोनाइज होते हैं तभी जाके जो है मटेरियलाइज होते हैं किसी की भी विश, किसी की भी जो डिज़ायर है वो मटेरियलाइज होती है। और इनफाइनाइट इंटेलिजेंस को कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इसको जो आने वाले चैप्टर्स में ऑथर ने डिस्कस किया है। और ये जो चैप्टर है ये किसी रिलीजन को पॉइंट आउट करने के लिए नहीं है कि किसी रिलीजन में क्या इम्पोर्टेंस है या उसको क्या इंडिकेट करते हैं। दिस इज जस्ट टू इंडिकेट द पावर ऑफ मास्टरमाइंड लाइंस एंड गिव द इंसाइट कि कैसे हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, रादर देन पॉइंटिंग इट आउट टू सम रिलीजन लाइक क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम और हिंदुइज्म और एनी अदर रिलीजन। और इसमें कहा गया है कि आप इसको बुक को रीड करिए, थिंक करिए और उस पर मेडिटेट करिए, एक्ट करिए, तब उसके रिज़ल्ट देखिए, वो अपने आप आपको आएंगे और पता चल जाएगा इसका क्या है, और आपके सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो धीरे धीरे करके क्लियर हो जाएंगे। मनी जो है कहते हैं बहुत शाई है, एलूसिव है और जस्ट लाइक अनमैरिड गर्ल है, और इसको जो है कहते प्राप्त करने के लिए यू मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग फेथ, डिज़ायर, परसिस्टेंस टू ल्योर इट, टू इसको मनाने के लिए, टू अचीव करने के लिए इसके। और जो पॉजिटिव मोशंस हैं ऑफ थॉट्स, पॉजिटिव मोशन ऑफ थॉट्स हैं वो एक बिग फॉर्च्यून को रिज़ल्ट करते हैं, और उसके उल्ट जो हैं
नेगेटिव मोशंस ऑफ थॉट जो हैं वो रिजल्ट करते हैं पॉवर्टी को। सो जो आपकी थॉट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि आप रिचनेस को प्राप्त करेंगे या पॉवर्टी को रिजल्ट करेंगे। आपकी नॉलेज का आपके पास होना वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी उसकी एप्लीकेशन या एग्जीक्यूशन इम्पोर्टेंट है। या यूँ कह सकते हैं कि अकेला आपके पास नॉलेज होना दैट इज़ नॉट सफिशिएंट टू अटेन द richness in your life. You have to apply it, execute your plans so as to get whatever you want in terms of monetary equivalents. तो ये उसी तरह से है कहावत, जैसे कि कोई बीमार है इंसान, उसको डॉक्टर ने दवाई दे दी कि आप दवाई खाइए ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो क्या करता है कि दवाई को लाके घर में अपने टेबल पे रख देता है, खाता नहीं है और फिर उम्मीद करता है कि वो ठीक हो जाए। वो लेकिन वो कभी भी ठीक नहीं होगा। उसका कारण यही है कि जब तक वो दवाई लेगा नहीं तो वो ठीक नहीं होगा। दवाई को लेके आके रख देना, उससे पर्पस सॉल्व नहीं होगा। कि मैं वो अगर सोचे कि मैं डॉक्टर के पास जा आया, डॉक्टर की एडवाइस ले ली और सब इन्फॉर्मेशन हो ले ली और नाउ इट्स मोर देन एनफ, सो इससे प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं होगी। और इसमें ऑथर ने कहा है कि जो पॉवर्टी और रिचनेस है ये आपस में जो है चेंज करते रहते हैं अपनी सिचुएशंस, पोजीशंस आपकी लाइफ में। ये कभी भी स्टैटिक नहीं रहते, ये जो कहते हैं मूव करते रहते हैं। पॉवर्टी जो है एक कह लीजिए वॉलेंटरीली या ऑटोमेटिकली कह लीजिए आपकी लाइफ में बाय डिफ़ॉल्ट आती है। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में रिचनेस चाहते हैं तो आपको एफर्ट करने पड़ेंगे। आपको सो कॉल्ड वही हमने पीछे डिस्कस किया कि आपको बर्निंग डिज़ायर रखनी पड़ेगी रिचनेस के लिए। उसके बाद फिर फेथ रखना पड़ेगा, प्लान आउट करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, परसिस्टेंस दिखानी पड़ेगी, तब जाके आप रिचनेस को प्राप्त करेंगे। अगर ये नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट पॉवर्टी तो आपको गहरी लगी, या तो आप पॉवर्टी में तो चले ही जाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट। सो जो पॉवर्टी है इसको कोई प्लान की ज़रूरत नहीं है, इसको कोई एड की ज़रूरत नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास आ ही जाएगी, क्योंकि ये बोल्ड है, रूथलेस है और इसको कोई किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। ये इसने आपको घेर ही लेना है, इसने आपके पास पहुंच ही जाना है बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन जो रिचनेस है वो शाई है, टिमिड है, उसको प्राप्त करने के लिए आपको एफर्ट्स करने ही पड़ेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर को डिस्कस करेंगे। This was all about the power of mastermind. Till then, have a nice day. Thank you.